Hello dear students, welcome to our channel NEET Universe. हमारा आज का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम इसके वेटेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर नीट के हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी दो भी आ जाता है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे और मोस्टली लोगों ने देख भी लिया होगा अब तक कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक से दो क्वेश्चन हर साल आता है। और इसका लेवल जो होता है ना तो बहुत हाई नहीं होता है, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन से हमेशा एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन इजी हो या टफ, आपको मिलेंगे 4 ही नंबर। तो पहले आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, ठीक है। तो जितने इजी टॉपिक्स हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये वीडियो बेसिकली इसीलिए हम बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से 8 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो इसको आप पूरा देखिए और इसके क्वेश्चन अलग से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। आप इतना जितना मैं करा रहा हूँ इतना कर लीजिए, तो आपके नीट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप आराम से उनको निकाल ले जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट, उसके बाद देखेंगे डायमेंशन, ठीक है। यूनिट डायमेंशन टॉपिक है यहाँ पे। तो अब वेटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो और ये लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ये लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हैं, कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी बातें हमने किया है। तो पूरी वीडियो देखिए आप लोग और उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि हमको काम करने में और अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो अब देखिए, अब यूनिट क्या है किसको, अब देखिए एक MKS यूनिट होती है, एक CGS होती है, एक FPS होती है, ठीक। अब MKS में M का मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। CGS में C मतलब सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकंड। FPS होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड, ठीक है। तो ये हो गई FPS यूनिट। अब देखिए टाइप ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में सबसे पहले देखना है हमको फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। इन्हीं से बाकी डराइव क्वांटिटी आती है, ठीक है। डराइव जो यूनिट होती है तो इन्हीं से निकल के आती है। तो ये हो गई बेसिक तुम्हारी। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है, बेसिक आपकी 7 होती है टोटल, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 होता है मास, ठीक है। इसको M से डिनोट करते हैं। फिर लेंथ होता है उसको L से डिनोट करते हैं। टाइम को कैपिटल T से, करंट I से, या कभी कभी एम्पियर भी यूज किया जाता है, ठीक है। A लिख दिया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, तो वो होता है मोल, ठीक है। टेम्परेचर इसको CD से डिनोट किया जाता है, कभी कभी थीटा से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको K से डिनोट किया जाता है या थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर ये CD लिख दिया है यहाँ पे, CD भी यूज किया जाता है, थीटा भी यूज किया जाता है, केल्विन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने CD आपको बता दिया है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी K या थीटा यूज किया जाएगा। तो ये 7 जो है ये आपके 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो निकालेंगे हम लोग तो उनको बोलेंगे डराइव यूनिट। तो अभी हम लोग डराइव यूनिट भी देख रहे हैं। इसको आप लोग पहले मेमोराइज कर लीजिए, कोई भी निमोनिक बनाइए, कैसे भी कीजिए। और मोस्टली सबको जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग सबको ये याद भी होगा। अब अगर डराइव यूनिट की बात करी जाए तो जैसे मीटर पर सेकंड आप देख रहे हो, जैसे मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्पीड होता है। या किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। MI का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अब ये सब डेराइव है क्योंकि हम डेराइव करें। और डेराइव में क्या होता है कि जो बेसिक यूनिट होती है उनका यूज होता है। देखिए अब यहाँ पे मीटर, तो M का यूज हुआ और सेकंड टाइम का यूज हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट थी, दोनों को मिला के हमने एडजस्ट किया तो यहाँ पे स्पीड निकल के आया। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो किलोग्राम और मीटर का यूज किया तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया। तो ये हो गई डराइव यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट अब देखिए जैसे एंगल है, तो एंगल दो तरह का एंगल होता है, एक 2D एंगल होता है, एक 3D एंगल होता है। 3D एंगल को सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। तो 2D एंगल को हम लिखते हैं रेडियन से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेडियन और ये हो जाएगा स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं हम लोग, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और 2D एंगल को रेडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होता है आपका तो ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये होता है डायमेंशन लेस, ठीक है। एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक यूनिट तो होता है इसका, ठीक है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का थीटा यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे याद रखना है, एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अब जैसे अभी आपको बताएंगे क्यों होता है, अगर बताना चाहे तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। एंगल जो होता है आपका
तो होता है आर्क अपान रेडियस। ठीक है, तो आर्क क्या होगा, आर्क कोई लेंथ ही होगी तो उसको एल से डिनोट करोगे, और रेडियस भी लेंथ ही होती है तो एल से डिनोट करोगे उसकी भी, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, आ जाएगा 1। 1 क्या है यहाँ पे, यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो नहीं सॉरी 1 क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, यूनिट तो होती है, थीटा यूनिट होती है, लेकिन तो डायमेंशन नहीं होता है इसका, तो एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। अब अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे तो देखिए जैसे मास है, तो मास को क्या करोगे, टन्स में करोगे। ठीक है, टन्स में यूज किया जाता है मास। लेंथ, अगर लेंथ आपको देखना है तो क्या करोगे, लेंथ होता है माइल्स में। ठीक है, डिस्टेंस नापी जाती है इससे। ठीक है, लाइट ईयर होता है, ये एग्जाम में पूछा गया आपके कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो ये लेंथ की यूनिट होती है लाइट ईयर। ठीक है, या पार्सेक भी यूज किया जाता है कभी कभी। ठीक है, पार्सेक भी आप याद रखोगे, तो ये भी यूज किया जाता है लेंथ के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपकी प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे पावर, तो पावर आपने देखा होगा हार्स पावर में यूज होता है। ठीक है, पावर जनरली हम लोग हार्स पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो पावर के लिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, हार्स पावर होती है। एरिया के लिए हेक्टेयर होता है। ठीक है, एरिया के लिए अगर देखा जाए तो हेक्टेयर होता है, एरिया के लिए हेक्टेयर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिकल यूनिट, ये कभी पूछा नहीं गया, बस ये जनरल लाइफ में आपके यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मास टन्स में, लेंथ होता है माइल्स में, लाइट ईयर में या पार्सेक। लाइट ईयर कहाँ नापी जाती है, जैसे अब किसी स्टार की जब डिस्टेंस नापी जाती है तो वो लाइट ईयर में मापी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब कोई इम्प्रॉपर यूनिट हो गई, जैसे किलोग्राम वेट। ठीक है, तो किलोग्राम वेट हो गया, तो इसका कोई डिफाइन नहीं है कि किसके लिए हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। ठीक है, कि ये कोई इम्प्रॉपर यूनिट हो जाएगी यहाँ पे। अब देखना है इसके बाद हमको डायमेंशन। तो डायमेंशन में कुछ बेसिक डायमेंशन जिसको हमको याद रखना है, और बाकी जो टफ है, टफ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। मैं तो टफ वर्ड यूज ही नहीं करना चाहता। मतलब कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स चीज है कोई जिसका डायमेंशन आपको निकालना है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो जो बेसिक चीज है उनको आपको याद रखना है, बाकी कोई कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा तो उसको फार्मूले में रख के निकालना पड़ेगा। अब डायमेंशन में एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जैसे स्पीड है तो स्पीड मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो मीटर लेंथ हम एल से डिनोट करेंगे, और टाइम को टी से। तो टाइम अगर नीचे है, टी है तो ऊपर जाएगा, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल टी की पावर -1। ये हो जाएगा स्पीड का। ऐसे फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला आपको पता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, वही हमने लिखा है एफ इक्वल टू एम ए। अब एम यहाँ क्या है, मास है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर हो गया लेंथ। ठीक है, और पर सेकंड स्क्वायर तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स का। अब देखिए, अब यहाँ क्या वर्क है या एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी क्या होता है, अब वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या अभी आपने निकाला, एम एल टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा एम। अब एल यहाँ पहले से था, एक एल और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये हो जाएगा वर्क या एनर्जी का। ऐसे टार्क का, तो टार्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वहां से, तो उसको बोलते हैं हम लोग टार्क। ठीक है, तो टार्क का क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। तो आर क्या है, कोई लेंथ होगी तो एल हो जाएगा, और एफ का क्या होता है, एफ अभी हमने निकाला एम एल टी की पावर -2। तो एल को फिर से मल्टीप्लाई अगर कराओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये हो जाएगा टॉर्क का। अब देखिए टॉर्क का जो डायमेंशन निकल के आ रहा है वही वर्क का होगा, वही एनर्जी का होगा। एनर्जी टर्म कहीं भी यूज कर दिया तो सीधे आप लिख देना एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। जितनी भी एनर्जीज होती हैं सबकी यही होती है डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एक आध को छोड़ के जो होगा उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन ज्यादातर जनरली अगर देखा जाए तो जितनी भी एनर्जीज हैं, हीट एनर्जी होगी, कोई भी एनर्जी आएगी तो उसका डायमेंशन यही निकल के आएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब देखना है हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी हम लिखेंगे v से। ठीक है, तो या dv लिख दो, dv बाई dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी की पावर -1, और dx तो ये कोई लेंथ ही होगी तो इसका हो जाएगा l। तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, t की पावर -1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकल के आया टी की पावर -1। इसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होता है। तो 1/t जब टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो इसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसी को बोलेंगे, यही है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब प्रेशर ग्रेडियंट भी है। तो प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, तो प्रेशर क्या क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे डिस्टेंस भी है तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, और एक एल पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एल और एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपका एल, तो एम एल की पावर -2 टी की पावर -2। ठीक है,
ये निकल के आएगा आपका प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन, ठीक है, ml⁻², T⁻²। अब हीट एनर्जी, तो एनर्जी टर्म जैसे ही जो मैंने कहा था सीधे आप क्या कर दोगे ml² T⁻², ठीक है, तो ये हो जाएगा ml² T⁻², ये जाएगा हीट एनर्जी। अब देखना आपको स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, तो स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है dQ/dt सिग्मा A T⁴, ठीक है, ये होता है रेडिएशन का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट है सिग्मा, तो इसकी डायमेंशन आपको निकालना है। तो सिग्मा को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले जाओ। तो सिग्मा हम एक तरफ रख रहे हैं, तो ये A और T⁴ ये आ जाएगा dt के साथ, तो ये हो जाएगा dQ/dt A T⁴। अब देखिए dQ क्या है, ये हीट एनर्जी होती है, तो हीट एनर्जी जैसे टर्म यूज हुआ आप तुरंत लिखो ml² T⁻², ठीक है, ये हो जाएगा ml² T⁻² हीट एनर्जी का। अब dt अब ये टाइम ही है तो t लिखोगे, a का क्या हो जाएगा l² हो जाएगा, एरिया है तो लेंथ का स्क्वायर करोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा, और T⁴ पहले से, तो ये क्या है, ये टाइम वाला t है, ठीक है, ये है टेम्परेचर वाला t, सॉरी ये है टेम्परेचर वाला t है, और ये dt क्या था, टाइम था, तो टाइम का t होता है और टेम्परेचर का थीटा हम लोग लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख दो θ⁴। तो अब ये निकल के आएगा l² कैंसिल आउट हो गया था, और t यहाँ है और T⁻² ऊपर है, तो ये जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा T⁻³ और थीटा ऊपर जाएगा तो θ⁻⁴। ये निकल के आएगा स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला mT⁻³ θ⁻⁴। ऐसे आपको निकालना है, लेकिन अब इसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो बात वही है कि जब पूरा सिलेबस आप पढ़े रहोगे तो ज़्यादा आसानी होगी डायमेंशन के क्वेश्चन करने में, क्योंकि सारे फार्मूले जब आपको याद रहेंगे ना तो बहुत आसानी होगी ये करने में। अब ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता तो फिर या तो ये डायमेंशन आप याद रखिए या तो ये फार्मूला याद रखिए, दोनों में से कोई ना कोई तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको रट लीजिए या तो आप इस फार्मूले को रटिए। इस फार्मूले को रटने की जरूरत है क्या, अगर हीट आपने पढ़ा हुआ है तो ये तो याद ही होता है, मोस्टली सबको याद होता है ये। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है, कैपिटल जी का हमको डायमेंशन देखना है। तो कैपिटल जी के डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, पहले आप फार्मूला देखो, तो फार्मूला होता है FG m1m2/r², ठीक है। अब जी का हमको निकालना है, तो जी एक तरफ रखो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाओ, तो जी इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा FR²/m1m2, ठीक है। अब यहाँ पे F की वैल्यू रखो, तो F का होता है mL⁻², ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। r² है तो l² कर दो, नीचे क्या है m1m2 है मतलब 2m है तो मास का स्क्वायर करो, तो एक मास से एक मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m इनवर्स l² और l, तो ये हो जाएगा l³ और T⁻²। ये डायमेंशन निकल के आएगा कैपिटल जी का, ठीक है। तो ये आपको अगर याद कर सकते हो तो याद रख लो, नहीं तो निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं तो कहूँगा याद ही रखो, यह क्या है, m इनवर्स है, l³ है और T⁻² है, ठीक है, तो ये याद कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। अब देखना हमको रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब थोड़ा सा देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। अब निकालना है हमको रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का निकालने के लिए आप क्या करो, या तो V=IR लगाओ, ठीक है, एक इससे निकाल सकते हो, एक निकाल सकते हो आप पावर क्या होता है I²R होता है, ठीक है, I²R होता है। अब पावर के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो आप, तो पावर के लिए आप लिख सकते हो वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको भी पावर बोलते हैं, या फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको भी पावर बोल सकते हो। तो अब इसका आपको पता होता है, ठीक है, वर्क का भी पता होगा, टाइम का तो पता ही होता है, फोर्स का भी पता है, वेलोसिटी का भी पता है, तो ठीक है, इससे एक तरफ पावर का लिख लोगे, और करंट का तो ये तो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, तो इसका एम्पियर² सीधे कर दोगे, तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस का निकल आएगा और यहाँ से भी रेजिस्टेंस का निकल सकता है। तो रेजिस्टेंस का जब भी निकालना हो तो मैं तो कहूँगा पावर वाला यूज करो, ये ज़्यादा आसान लग रहा है हमको, ठीक है। वर्क पर यूनिट टाइम लगाओ, ठीक है, जैसे पावर का हो जाएगा वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क का mL² T⁻² पर यूनिट टाइम का T लिखो, ये हो जाएगा तुम्हारा पावर का। इधर I²R है तो I² नीचे ले आओ, तो उसको एम्पियर² कर दो, यहाँ पे हो जाएगा R, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा mL² T⁻³ और एम्पियर का -2, बस ये आ गया आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है, ऐसे निकाल लेना है, याद मत करना, इसको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है, भूल सकते हो, थोड़ा भी मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का फिर से एनर्जी से ही निकालो, तो एनर्जी क्या होती है ½ किसी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी क्या होती है ½ तो ये हो जाएगी एनर्जी, तो यहाँ का तो mL² T⁻² और V का आपको पता ही होता है, तो यहाँ से C आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से C आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो इससे कैपेसिटेंस का निकाल लेना, ऐसे इंडक्टेंस का निकालना है, तो इंडक्टेंस में एनर्जी क्या होती है ½ ठीक है, हो जाएगी एनर्जी क्या हो जाएगा mL² T⁻², आपको L का निकालना है तो I ले आओ नीचे इसके,
तो आई स्क्वायर नीचे हो जाएगा, आई को जब ऊपर ले जाओगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एम्पियर का -2, ये हो जाएगा इंडक्टेंस का। ऐसा अब आरसी का आपको याद रखना, ये टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसका हो जाएगा टी। एल अपान आर भी टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसका भी टी हो जाएगा। 1/√LC, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2। 1/√LC, तो ये हो जाएगा टी की पावर -1, तो इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा टी। एल अपान आर का भी हो जाएगा टी। अब 1/√LC, तो ये हो जाएगा टाइम का इनवर्स, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। ये दोनों टाइम कांस्टेंट होते हैं आरसी, और जब आरसी दिया हो तो टी लगाना, एल अपान आर दिया गया हो तो भी टी लगाना, और 1 जब √LC दिया हो तो टी की पावर -1 लगाना, ठीक है। इन तीनों को आपको याद ही रखना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं बताएंगे हम, इसको सीधे आपको याद रखना है। जब ये फार्मूला आपको दिया जाए, इसका डायमेंशन पूछा जाए, तो ये हो जाएगा ½ ε0 टी स्क्वायर, तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ml² टी की पावर -2, और पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम का होगा L3। तो यहाँ जब L3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, L² ऊपर से था, L² कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक L बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा, और टी की पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी ये फार्मूला आपको दिख जाए ½ ε0 E², यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर एनर्जी जो होती है, तो अब जब ये होता है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे अगर ए और डी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा, तब पूरी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि एरिया और डिस्टेंस, उनके बीच जो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो वो जब इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तब ये टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो जब इस तरह पूछा जाए तब सीधे ये लगा देना ml² टी की पावर -2। लेकिन जब ए और डी, या यहाँ पे एडी की जगह वी भी यूज किया जाता है वॉल्यूम, तो जब ये ना दिया हो, केवल इतना दिया हो ½ ε0 E², तब आप लगाओगे ml की पावर -1 टी की पावर -2। ऐसे ये है, तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट c, इसका फॉर्मूला हो जाएगा LT की पावर -1, ठीक है। अब स्पीड कोई भी हो तो वो मीटर पर सेकंड ही होगी, तो L इंटू टी की पावर -1, तो ये हो जाएगा डायमेंशन इसका 1/√μ0 ε0। अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का आपको निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले आपको पता है, F = QVV होता है, या F = IVL भी होता है, ठीक है। इसमें किसी में भी आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से भी यहाँ पे निकालना है, इससे निकाल रहे हैं हम, तो ml टी की पावर -2 ये फोर्स का होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सबका आपको याद रखना पड़ेगा। एनर्जी का याद रखिए ml² टी की पावर -2, फोर्स का याद रखिए ml इंटू टी की पावर -2, तो फोर्स का आपको याद है। एनर्जी यहाँ पे करंट है, तो करंट का एम्पियर हो जाएगा, v आपको निकालना है, l हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो v यहाँ से हो जाएगा, l और l कैंसिल कर दो, ठीक है। तो m टी की पावर -2, अब ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा -1, ये निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड का m टी की पावर -2 a की पावर -1, ठीक है। अब ऐसे पोलराइजेशन का निकालना है, तो पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, QL होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू L होता है। तो Q क्या होता है, यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है। तो Q इंटू L अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये करोगे। अब चार्ज क्या होता है, A इंटू T होता है, ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है, Q/T होता है। तो Q निकालना है, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा, मतलब एम्पियर इंटू टाइम। L क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा L3। एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा L²। तो ये आपका निकल के आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, L की पावर -2 T और A, ठीक है। ये निकल के आएगा आपका पोलराइजेशन का, क्या निकल के आया, L की पावर -2 T इंटू ये हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपको इतना याद रखना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब ये आपको पता होगा तो आप आराम से अब निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि ज्यादातर हमको याद कितना करना है, जो बेसिक वाले हैं, ठीक है। बेसिक आपको याद रखना है, बाकी सारा आपको निकालना ही पड़ेगा, आप याद नहीं कर सकते, और याद करोगे तो कंफ्यूजन होगी, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा इसको याद मत करना, और कितना टाइम ही लग रहा है, 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग नहीं रहा है, तो इसको याद करने की कोशिश मत करना, बस बेसिक चीजें याद रखना, फोर्स का याद रखना, वेलोसिटी स्पीड का याद कर लो, ठीक है। तो ये और एनर्जी का याद कर लो, तो ये सारी चीजें याद करने वाली, इनको याद करो, और बाकी जो डायमेंशन लेस है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो आपको याद होता है, बाकी आप निकाल लेना। अब डायमेंशन निकालने में जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। तो इनको आपको मेमोराइज कर लेना है इसे, ठीक है। 2 or more physical quantities can be added or subtracted only if they have same dimension, ठीक है। जब उनके पास सेम डायमेंशन होगा, जैसे ये प्लस बी को हम तभी जोड़ सकते हैं जब ए का और बी का डायमेंशन सेम होगा। जैसे हम करते हैं टी प्लस बी, तो आपसे बी का अगर डायमेंशन पूछ लिया जाए, कह दिया टी टाइम है, तो अगर टी टाइम है तो बी भी टाइम होगा, मतलब इसका डायमेंशन टी है तो इसका भी टी होगा।
ऐसे ये माइनस बी कर दे तो जो डायमेंशन ए का होगा वैसे बी का होगा। तो ये यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब सेम क्वांटिटीज तभी जोड़ी जा सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, दो क्वांटिटीज ठीक है तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए के साथ वी को जोड़ा जा रहा है तो जो डायमेंशन ए का होगा वही वी का होगा। ठीक है, अब देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के लिए जैसे ए इंटू वी करना है तो जो डायमेंशन ए का होगा वो बी का हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब मल्टीप्लाई हम तभी करा सकते। जैसे उसमें बाउंडेशन था कि हम इसमें जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में जैसे ए बाई बी कर दो तो ये हो जाएगा डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप डायमेंशन सेम है अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जोड़ने घटाने के लिए सेम डायमेंशन, लेकिन गुणा भाग के लिए डायमेंशन सेम हो ये जरूरी नहीं है। सेम हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब कोई जैसे सेम डायमेंशन की चीज है उसको आप डिवाइड कराओ तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दियर पावर्स आर डायमेंशनलेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी डायमेंशनलेस, या किसी की पावर में कुछ भी लिखा हो तो वो भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, पावर कभी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, किसी भी पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की पावर 3 + 5। अब यहाँ से आपको ओमेगा पूछ लिया है। ठीक है, कि ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा। तो y क्या होता है, y एक पोजीशन होता है। ठीक है, एक पोजीशन होता है, उसी को तो ये इक्वेशन दिखाती है। तो जो डायमेंशन y का होगा वही a का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इतना क्वांटिटी लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो इसका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब डायमेंशन लेस होने के लिए तो अब फाई भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको डायमेंशन लेस होना है तो ये क्या है, टी क्यूब है। तो टी क्यूब है। अब अगर ओमेगा की वैल्यू हम माइनस टी की पावर -3 रख दें तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, टी क्यूब, भाई ये टाइम है तो ओमेगा का क्या रखना पड़ेगा हमको, टी की पावर -3, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी ये डायमेंशन लेस आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे दे देगा। अब आपको ये पता था ठीक है कि इसको डायमेंशन लेस होना है। ठीक है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको डायमेंशन लेस करना है। तो डायमेंशन लेस करने के लिए अब ये टी क्यूब है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, अब वो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन बना के देता। तो आपको ये अगर पता होता है कि ये डायमेंशन लेस होता है तो आप टी की पावर -3 लगाते तभी तो डायमेंशन लेस होगा, बस सीधे डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब यहीं अगर 5 पूछ लिया है तो 5, अब देखिए उसमें मैंने अभी बताया था कि डायमेंशन लेस है तो उसमें दूसरी क्वांटिटी जुड़ रही तो वो भी डायमेंशन लेस ही होगी। ठीक है, तो 5 भी आपका डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। ठीक है, ये भी हो जाएगा डायमेंशन लेस। ओमेगा का क्या निकल के आया, ओमेगा निकल के आया टी की पावर -3। टी की पावर -3 रखोगे ओमेगा तभी ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, और ए का क्या हो जाएगा, जो वाई का होगा वही ए का होगा। तो वाई का क्या होगा, एल होगा, तो ए का भी हो जाएगा एल। ठीक है, ए होता है एम्पलीट्यूड, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी आपका जो y का होगा वही डायमेंशन a की भी हो जाएगी। और बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस करने के लिए ओमेगा की वैल्यू हमको t की पावर -3 रखनी पड़ी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी में डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही जोड़ी जा सकती है। तो इसमें 5 इसमें ऐड किया गया है, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि 5 भी डायमेंशन लेस होगा। अब देखिए, अब ये तीनों कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए, हम तीनों पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इतना पार्ट हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस। तो अब आपसे अल्फा पूछ लिया जाए कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको बीटा का भी नहीं पता, तो बीटा हम पता करेंगे यहां से। कोई भी जब पावर होती है तो मैंने आपको बताया था पावर्स आर डायमेंशन लेस। तो पावर डायमेंशन लेस कब होगी, अब यहाँ पे बीटा में टी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाए, टी की पावर अगर -2 हो जाए और टी स्क्वायर पहले से है तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर टी की पावर -2 तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो बीटा की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे टी की पावर -2। जब बीटा टी की पावर -2 होगा तभी ये डायमेंशन लेस हो सकती है, और डायमेंशन लेस होनी ही चाहिए। कोई भी पावर होगी तो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो बीटा आपने निकाल लिया टी की पावर -2। अब आपको देखना है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स रखो पहले। तो फोर्स का होता है ml t की पावर -2 अपॉन बीटा, अभी आपने निकाला टी की पावर -2। तो टी की पावर -2 टी की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी m इंटू एल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। किसी की पावर क्या होती है, वो डायमेंशन लेस होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या था, डिवाइड रूल था। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड रूल था, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि दोनों का डायमेंशन सेम ही हो। एफ का क्या है, ml टी की पावर -2, और बीटा का क्या था, टी की पावर -2। ठीक है,
तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई जरूरी नहीं कि उनका डायमेंशन सेम हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, उनका डायमेंशन सेम होना ही चाहिए, तभी आप उनको जोड़ या घटा सकते हो, वरना आप उनको जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख लो, जैसे 1 लीटर में 1 मीटर जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे। जैसे हम कहते हैं 1 लीटर पानी और 1 मीटर कपड़ा, तो आप कैसे जोड़ोगे, क्या बना दो, पोछा बनाओगे। और 1 लीटर पानी में कोई लीटर ही जुड़ेगा, ठीक है। 1 लीटर तेल मिला सकते हो आप, 1 लीटर दूध मिला सकते हो, लेकिन 1 मीटर कपड़ा नहीं मिला सकते आप 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, जब सेम डायमेंशन की चीजें होंगी तभी उनको जोड़ या घटा सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें गामा का डायमेंशन आपको बताना, तो गामा की डायमेंशन हमको बतानी है, तो फोर्स अपॉन बीटा प्लस वी स्क्वायर है। अब देखिए बीटा का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बीटा का क्या हो जाएगा, तो बीटा को ऐड कर रहे हैं हम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर में अगर ऐड कर रहे हो तो अब ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, मतलब जो इसका होगा डायमेंशन वही बीटा का भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 होता है, ठीक है, एल टी इनवर्स होता है स्पीड का, लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो वही बीटा का भी हो जाएगा। अब गामा आपको निकालना है, तो हो जाएगा एम एल टी की पावर -2, ये हो गया फोर्स का, ठीक है। अपान क्या रखोगे, अब एक का किसी का रख दो, ठीक है। बीटा का आपने निकाल लिया, एल टी की पावर -1 स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों -2 है, ठीक है। तो एम एल ऊपर एक था, एल और एल की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका एम एल इनवर्स, ठीक है। ये निकल के आएगा आपका गामा का डायमेंशन। तो इस तरह आप निकालना सीखिए, ठीक है। इस तरह, अब बस ये बहुत सिंपल सा रूल है जिसको आपको याद रखना है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, और ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, ठीक है, कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देयर पावर्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए और सारे क्वेश्चन आपके निकलते जाएंगे। और हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी आपको फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूले जब आप याद नहीं करोगे, किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ लिया तो आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्पेस की परमिटिविटी होती है तो उसका निकालना है आपको, तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, या फिजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ से आप ε0 के निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिज्म में बी का, जैसे V इक्वल टू क्या होता है, 4πμ0 अब आपको देखना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है। कोई फिजिकल रिलेशन दी गई तो उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U + 80, तो एकदम एक करेक्ट फार्मूला है, ठीक है, ये आपको पता है। अब V इक्वल टू U + 780, ये गलत है, ठीक है, फिजिकली गलत है, लेकिन अब इसको देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हमको देखना है, तो ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, V इक्वल टू U + 80, लेकिन V इक्वल टू U + 780 ये आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। अब देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिजिकली करेक्ट है या दोनों तरीके से गलत है, या कोई कैसे गलत हो सकता है कैसे सही हो सकता है, वो हमको देखना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे V क्या हो जाएगा, LT इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इसका भी हो जाएगा LT की पावर -1। अब इसका हमको देखना है क्योंकि सेम डायमेंशन की चीजें ही जोड़ी घटाई जा सकती हैं, अभी आपने बार बार बताया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर हो जाएगा L पर सेकंड स्क्वायर मतलब T की पावर -2, और यहाँ पे T पहले से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा LT की पावर -1, मतलब ये भी आ गया LT इनवर्स, ये भी आ गया LT इनवर्स, ये भी आ गया LT इनवर्स, ये भी, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद है V इक्वल टू U + 80। अब यहाँ ये तो पहले ही पता है, मतलब ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो ये पहले ही आपको पता है कि फिजिकली तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। फिजिकली ये फार्मूला आपने देखा ही नहीं होगा, V इक्वल टू U + 780, ठीक है। तो ये फिजिकली तो गलत है, अब डायमेंशनली देखना है करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा LT इनवर्स, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी LT इनवर्स, ठीक है। अब 7 तो कांस्टेंट होता है, इसको कोई डायमेंशन होगा नहीं। अब यहाँ पे फिर से वही 80 वाला, तो 80 का हमने निकाला था LT इनवर्स, तो मतलब कि ये क्या होगा, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे गए, ठीक है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में है, मैं आपको बताता हूँ, अभी स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, उससे पता चलेगा। अब यहाँ पे आइए आप, तो इससे देखेंगे तो V का क्या हो जाएगा LT की पावर -1, U क्या हो जाएगा LT की पावर -1। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A का क्या होगा LT की पावर -2, ठीक है, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ T स्क्वायर, तो T स्क्वायर और T की पावर -2 कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा L। यहाँ पे डायमेंशन LT इनवर्स, ये LT इनवर्स है। अब LT इनवर्स में L को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेम डायमेंशन की चीजें जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, ये डायमेंशनल भी इनकरेक्ट
और फिजिकली भी इनकरेक्ट। ठीक है, फिजिकली तो वैसे भी इनकरेक्ट है। क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ए टी स्क्वायर थोड़ा ना होता है, तो ये फिजिकली भी इनकरेक्ट। अब देखिए, अब इससे आपको क्या पता चलता है, देखिए अब इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर, ठीक है, इफ डी इज करेक्ट, अगर डी करेक्ट है देन पी मे आर मे नॉट बी करेक्ट। मतलब अगर डायमेंशनली फार्मूला कोई करेक्ट है तो फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, यहाँ पे फिजिकली करेक्ट है भी, यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डी इनकरेक्ट हो जाए, मतलब अगर डायमेंशन इनकरेक्ट हो गया तो फिजिकली हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो फिजिकली हमेशा हमेशा गलत होगा। इफ डी इज इनकरेक्ट देन वी ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं, कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशनली दोनों करेक्ट थे, लेकिन फिजिकली ये सही था, ये गलत था। तो इससे क्या पता चलता है, अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फिजिकली सही भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डी इनकरेक्ट है, जैसे यहाँ पे फिजिकली इनकरेक्ट है, तो पी ऑलवेज रॉन्ग, मतलब कि फिजिकली हमेशा गलत होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट पहले से हो गया तो फिजिकली हमेशा गलत ही होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको देखना दूसरा पॉइंट कहाँ यूज होगा इसका, तो टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाती है तो उसमें रिलेशन पूछा जाता है, तो उसको एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। फाइंड escape velocity of particle from earth surface by the help of dimensional analysis in terms of mass। ठीक है, मास के टर्म में देखना है। ठीक है, मास ऑफ प्लेनेट कैपिटल एम से डिनोट करें, रेडियस ऑफ प्लेनेट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इनके टर्म्स में आपको वेलोसिटी बताना है। ठीक है, इसके वेलोसिटी बताना है। तो अब वी आप लिख लोगे इस तरफ, ठीक है, इधर लिखोगे मास, इसकी पावर ए लिखो। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, रेडियस की पावर वी लिखो और कैपिटल जी की पावर सी लिखो। ठीक है, इन्हीं के टर्म्स में आपको वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, कि इसके वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने तो आपको पूरा बताना है। ठीक है, कि ये कैसे कैसे होना है। अब देखो, अब इसमें वेलोसिटी का आपको पता होता है क्या होता है, एल टी की पावर -1। ठीक है, एल टी की पावर -1। अब मास का तो एम ही होता है। ठीक है, एम की पावर 1 होता है, ये हो जाएगा ए। रेडियस ये लेंथ होती है, एल की पावर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा वी। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो इसका भी आपको मैंने भी याद कराया था, एम इनवर्स होता है, एल क्यूब होता है और टी की पावर -2 होता है। ठीक है, अब इसके लिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली आपको डायमेंशन याद ही होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपको याद थे तो इतना आपने कर लिया। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब इधर मास नहीं है, इधर मास क्या है, ए है। ठीक है, ए है यहाँ पे मास, और किसमें है, सी वाले में भी मास है। ठीक है, इसमें कोई मास नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस तरफ 0 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इधर मास नहीं है, इधर क्या है, मास की पावर 1 है, तो इसको लिखोगे ए इंटू मास का जो पावर होगा उसको। ठीक है, तो ए इंटू 1 करोगे। ठीक है, और अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, मास है नहीं तो इसको 0 करो, और प्लस यहाँ पे क्या करना है, मास की पावर -1 है, तो जो पावर होगी उससे सी से मल्टीप्लाई करो, तो पावर क्या है, -1 है, इंटू सी करोगे, तो ए इंटू -c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए -c होगा, इंटू नहीं होगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे सी का जब -1 में मल्टीप्लाई करो तो -c हो जाएगा, तो ए -c बराबर 0। दैट्स मीन यहाँ क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी। ठीक है, ए बराबर सी आ गया। अभी इससे हमको कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बस ये पता चल गया कि जो डायमेंशन जो निकल के आएगा ए का वही हो जाएगा सी का, मतलब जो भी वैल्यू ए की निकलेगी वही सी की होगी। अब मास के टर्म में हो गया। ठीक है, अब लेंथ के टर्म में देखो, तो लेंथ इधर क्या है, लेंथ की पावर कितना है, +1 है, तो दूसरी तरफ क्या लिख दोगे, +1। अब यहाँ हो कि यहाँ पर लेंथ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब b है तो v और इंटू जो लेंथ का पावर होता है उसको मल्टीप्लाई करो, तो v इंटू 1 होगा तो v हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, l की पावर 3 है तो यहाँ हो जाएगा +3c, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v + 3c = 1। ठीक है, ये भी इक्वेशन निकल के आएगा 2। एक इक्वेशन यहाँ पे आई थी, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। यहाँ क्या देखा आपने, v + 3c = 1 हो गया। अब क्या देखना है आपको, टी के टर्म में देखना है। ठीक है, टाइम के टर्म्स में आप जब देखोगे तो यहाँ पे टाइम क्या है, -1 है, तो इस तरफ लिखो -1। दूसरी तरफ यहाँ पे टाइम नहीं है तो ये 0 करोगे, यहाँ पे भी टाइम नहीं है तो यहाँ भी 0 करोगे, और प्लस यहाँ पे टाइम क्या है, -2c। ठीक है, टी के पावर -2 है और इसको मल्टीप्लाई कराओगे सी से, क्या हो जाएगा, -2c। ठीक है, तो -2c = -1 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2c = हो जाएगा 2c = हो जाएगा 1, या c = हो जाएगा 1/2। ठीक है, c की इक्वल टू हो जाएगा
1/2। अब देखिए, अब यहां से हमको क्या पता था, ए इक्वल टू सी होता है, तो जो सी का होगा वही ए का होगा, तो ए इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1/2 ए भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और सी बराबर थे, उनको पहले ही पता चल चुका था, तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ए भी पता चल गया। अब यहां से हमको बी निकालना है। ठीक है, बी निकालना है प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1 माइनस इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो v इक्वल टू निकल के आएगा, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो v की वैल्यू निकल के आएगी -1/2, c की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब आपको निकालना है, यहाँ पे रखिए वैल्यू। ठीक है, तो v इक्वल टू रखना है यहाँ पे, अब m की जगह रखोगे, m की पावर a है, a की वैल्यू आपने निकाला 1/2। ठीक है, r की जगह क्या रखोगे, ये v है r की पावर, तो v की वैल्यू निकाला आपने -1/2, और g, तो g की वैल्यू भी 1/2, क्योंकि c की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 आई थी। यहाँ ये इतना आपको देखना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, v इक्वल टू अंडर रूट लगाओ। ठीक है, क्योंकि सबकी पावर -2 है, तो जिसकी पावर +1/2 है तो उसको ऊपर रखो, तो m ऊपर हो जाएगा और g भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और r की वैल्यू -1/2, तो r आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। कैसे डिपेंड कर रही है, मास के स्क्वायर रूट के अंदर मास है। ठीक है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर रूट में। ठीक है, जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ आर, तो ये हो जाएगी आपके एस्केप वेलोसिटी। अब इस तरह इसको निकाला जाता है। ठीक है, इक्वेशन बनते हैं, इक्वेशन की वैल्यूज आपको ए बी सी की निकालनी पड़ती है, तब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करो, ऑप्शन में रख रख के चेक कर लिया। जैसे एक ऑप्शन में ये दिया रहा होगा, ठीक है, एक ऑप्शन में जी को नीचे करके आर को ऊपर कर दिया होगा, या एम को नीचे करके आर को ऊपर कर दिया होगा। ऐसे इस तरह से 4 ऑप्शन आपके बनाए जाते हैं। ये किसी में जी स्क्वायर कर दिया होगा, तो उसमें आप क्या करो, अगर एम, जी और आर तीनों की अगर डायमेंशन आपको पता है, जब भी क्वेश्चन है तो पहले देख लो कि जो ऑप्शन में दिया गया है तो उनके सारे डायमेंशन हमको पता है कि नहीं। तो अगर पता हो तो आप रख रख के चेक कर लो। ठीक है, एम का जैसे ये दिया था तो एम का रखते, जी का रखते, आर का रखते, फिर काट वाट के देखते, अगर वी के बराबर आ रहा है तो समझ लो वही सही हो जाएगा। ऐसे अगर एम स्क्वायर दिया होता तो आपका सही नहीं होता वो। ठीक है, जो वी के बराबर जब आ जाए, इस तरफ का जो भी डायमेंशन है वो इसके बराबर आ जाए, तब समझ लो वो सही है ऑप्शन। अब पहले आप ये ऑप्शन चेक कर लो, उसके बाद सी ऑप्शन चेक कर लो, उसके बाद डी चेक कर लो, उसके बाद बी चेक कर लो, मतलब रैंडम चेक करो, जो सही हो जाए उसको लगा के निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 3 इक्वेशन बनती है यहाँ पे, फिर तीनों को कैंसिल आउट करना, ए की वैल्यू निकालना, बी की निकालना, सी की निकालना, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसको मैं कहूंगा कि ऐसे लगाओ आप, डायमेंशन अगर आपको याद है तो ऊपर नीचे रख के निकालो, और अगर याद नहीं होगा तो आप ये भी नहीं लगा सकते ना। अगर याद, जैसे हमको जी का डायमेंशन नहीं याद था तो ये हम कैसे लिखते हो, ये नहीं लिखते तो हमारा इक्वेशन ही नहीं बन पाता। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो आप रख के निकालो। ठीक है, वैल्यूज रखो और सॉल्व करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशन सेम आ रहा है समझ लो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करके देखना है, इसको फायदा मिलेगा आपको। गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं अगर आप रख के निकाल रहे हो तो। लेकिन रैंडम ऑप्शन चेक करना, ये नहीं कि पहले ये निकाल लो फिर बी फिर सी फिर डी, पहले ये निकाल लो, या सबसे पहले सी ऑप्शन निकालना। ठीक है, सी निकालो फिर ए निकालो, डी निकालो, बी निकालो, इस तरह करना, तो आपके ऑप्शन जल्दी कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। गलती के चांसेस नहीं रहते यहाँ पे, इसकी गारंटी है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीसरा एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम। देखिए, अब आपको सीजीएस में देखे एसआई सिस्टम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एमकेएस में पूछा जा सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन आप याद रखो। ठीक है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। ठीक है, ये सब पहले क्या दी थी और किसमें चेंज करना है, N2 और U2 में। ठीक है, तो अब N2 इक्वल टू अगर आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, N1 U1 अपान U2 हो जाएगा। यहीं से तो निकला है, N2 इस तरफ रहने दिया, बाकी U2 को U1 के नीचे ले आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तब N2 इक्वल टू N1। अब देखिए U1 तो पहले क्या दिया था, U1 की जगह हम लिख देंगे M1, U2 की जगह M2, फिर L1 L2 T1 T2, इनके पावर में A B C आप लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, N2 इक्वल टू N1 करोगे, फिर M1 अपान M2, L1 अपान L2, T1 अपान T2। अब M1 की वैल्यू दी जाएगी आपको। ठीक है, पहले एक क्वांटिटी तो कोई दी जाएगी। ठीक है, एक सिस्टम दिया जाएगा कि एमकेएस में है कि सीजीएस में है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा, तो जो पूछा जाएगा उसके लिए भी M, L और T की वैल्यू दी जाएगी। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो आप इसको याद करिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 जूल एनर्जी इन न्यू यूनिट सिस्टम। ठीक है, कोई न्यू यूनिट सिस्टम है, उसमें आपको निकालना है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब N2 की वैल्यू निकालनी है। N1 क्या दिया गया आपको, 5 जूल, मतलब जूल में आपको दिया गया है। जूल क्या है, एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है,
तो जूल में दिया गया है और दूसरी न्यू यूनिट में पूछा गया। अब उस न्यू यूनिट में क्या है, 1 यूनिट मास क्या है 100 ग्राम के बराबर है, 1 यूनिट लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 यूनिट टाइम जो है वो 0.1 सेकंड के बराबर है। तो उस यूनिट में आपको निकालना न्यूमेरिकल वैल्यू 5 जूल की, ठीक है। 5 जूल का एमकेएस सिस्टम है। तो आपको क्या करना, फार्मूला लगाओ, N2 इक्वल टू N1, N1 की जगह क्या दिया है 5 जूल दिया है। अब जूल में M1 क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो M हो जाएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा केजी अपान, अब M2 की वैल्यू क्या दिया था 100 ग्राम दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट मास क्या दिया 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका M2 100 ग्राम, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगा A। अब ऐसे देखिए, अब जूल जो होता है एनर्जी होती है, तो एनर्जी क्या होता है ml² T की पावर -2 होता है, ठीक है। तो m की पावर क्या है यहाँ पे +1 है, तो a की जगह आप लिख दोगे 1, ठीक है। अब देखिए एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी 5 जूल है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml² T की पावर -2। अब m की पावर क्या है 1 है, अब यहाँ a की जगह 1 लिख देंगे। v की जगह क्या लिखोगे, v की जगह लेंथ है तो 2 रखोगे, c की जगह -2 रखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अब देखिए एमकेएस में क्या होता है लेंथ होता है मीटर में, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा मीटर, और इसमें क्या दिया है 1 यूनिट लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो L2 की वैल्यू आप रखोगे 10 सेंटीमीटर। अब पावर में करोगे 2, ऐसे आप टाइम में क्या करोगे, वहां पे सेकंड होता है तो 1 सेकंड अपान 0.1 सेकंड, ठीक है। इसका पावर क्या है -2 है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 kg के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पर 1 kg की जगह क्या लिखोगे 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपान 100 ग्राम, ठीक है। इसकी पावर 1 है। यहाँ पे मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपान 10 सेंटीमीटर, इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 सेकंड है, और यहाँ पे 0.1 सेकंड है, इसकी पावर है -2, ठीक है। तो जो अब इसको कैंसिल हो रहा है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 0 0 0 ये कैंसिल हो, तो यहाँ क्या बच गया 10 बच गया। अब यहाँ पे क्या है 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 2। यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट है, जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 10 बचा रह जाए, तो ये हो जाएगा 50 न्यू यूनिट, ठीक है। ये आ जाएगा 50 न्यू यूनिट। N2 की वैल्यू जो आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है। N1 क्या दिया था 5 जूल दिया था, लेकिन N2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू न्यू यूनिट में निकल के आई, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यू यूनिट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या इसमें एक तरह थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है कि 1 न्यू यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। तो देखिए 50 न्यू यूनिट जो है, 50 न्यू यूनिट किसके बराबर है, ये 5 जूल के बराबर है, ठीक है। तो 1 न्यू यूनिट किसके बराबर है, 1 न्यू यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5/50, तो ये हो जाएगा 0.1 जूल के बराबर, ठीक है। तो 1 न्यू यूनिट किसके बराबर है 0.1 जूल के बराबर है, ठीक है। तो थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है, पहले तो सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है कि ठीक है कि आपको बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए न्यू यूनिट के फॉर्म में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 जो निकल गया है वो 50 न्यू यूनिट निकल के आई। या थोड़ा चेंज करके जब पूछेगा तो पूछ सकता है इसमें 1 न्यू यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम विल बी इक्वल टू, मतलब एक न्यू यूनिट कितने के बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा। तो देखिए 50 न्यू यूनिट 5 जूल के बराबर था, ठीक है। तो 1 न्यू यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/50, तो ये आ जाएगा 0.1 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेंगे उनके जरूर देख लेना, उसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम फ्री के नंबर होते हैं, आप आराम से करके एग्जाम में आओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1D शुरू करेंगे, ठीक है। तो वहां बात की जाएगी 1D के बारे में, अभी इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।